बिहाइंड दिस अमेजिंग प्रोसेस वन पावरफुल टूल का यूज किया जाता है। उस पावरफुल टूल का नेम है क्लोनिंग वेक्टर। तो स्टूडेंट आज हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर एवरीवन, आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। ओके, चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर मींस स्टूडेंट्स क्या होता है कि समझो ये है स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसकी हमें कॉपी चाहिए, तो उसको हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट या उसको हम बोलेंगे ओरिजिन डीएनए। तो जैसे स्टूडेंट्स कि हमें कोई डेटा कॉपी करना है, तो वो हमारे वन पीसी में ये डेटा अवेलेबल है, उसमें से हमको उनकी कॉपी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उसको जो फोटोकॉपी मशीन है उसमें डालेंगे और वहां उनकी कॉपी होगी। तो यहाँ पे भी ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी हमें कॉपी चाहिए, तो हमें उनको एंटर करना पड़ेगा। किस में? हमें उनको एंटर करना पड़ेगा होस्ट सेल में। अब आपको पता है कि अगर हमें वन पीसी से अनदर पीसी में डेटा ट्रांसफर करना हो तो हमें कुछ पेन ड्राइव जैसा भी कुछ डिवाइस चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में डेटा डाल दे, ऐसा हम कर सकते नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उनको हमें होस्ट सेल में एंट्री करवानी है, लेकिन उनकी सीधी एंट्री हो सकती नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, उनको वन टाइप ऑफ व्हीकल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम उनको वन टाइप ऑफ व्हीकल का यूज किया है। उस व्हीकल के साथ हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उनको लिंक कर देंगे। तो ये जो व्हीकल है, ये क्या है? व्हीकल। ये व्हीकल क्या करने वाला है? वो कैरी करने वाला है हमारे फॉरेजन डीएनए को, यानी कि फॉरेजन जेनेटिक मटेरियल। तो उस व्हीकल को हम क्या बोलेंगे? उस व्हीकल को हम बोलेंगे क्लोनिंग वेक्टर। उस क्लोनिंग वेक्टर के साथ हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को लिंक कर देंगे और ये जो बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हम उनकी एंट्री करेंगे किस में? होस्ट सेल में। तो यहाँ पे उनकी एंट्री होगी। तो स्टूडेंट आप अब समझ गए होंगे कि ये जो क्लोनिंग वेक्टर है वो क्या होता है। तो वो क्लोनिंग वेक्टर जो है वो टाइप ऑफ व्हीकल है, वो कैरी करता है फॉरेजन जेनेटिक मटेरियल को, किसके लिए? होस्ट सेल में एंट्री करने के लिए, यानी कि होस्ट सेल में क्लोनिंग करने के लिए उसका यूज किया जाता है। क्लियर एवरीवन? तो हम उनको डिफाइन कर लेते हैं, व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर मीन्स स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स। स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स वो कॉमनली क्या होते हैं? तो वो कॉमनली बैक्टीरियोफेज, या क्या होते हैं? प्लाज्मिड, जिसका हम यूज करते हैं किस में? यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। किसके लिए यूज करेंगे? कैरी ऑफ फॉरेजियन जेनेटिक मटेरियल। मटेरियल टू होस्ट सेल फॉर क्लोनिंग, जिसको हम बोलते हैं
जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग वेक्टर। और ये जो क्लोनिंग वेक्टर है वो स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स तो है ही, लेकिन वो स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स है। तो हम यहाँ पे ये भी ऐड कर देते हैं, स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स, जिसका हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। वो कैरी करता है फॉरेजिन जेनेटिक मटेरियल को, कहाँ ले जाता है, होस्ट सेल में ले जाता है, और वहां पे हम उनकी क्लोनिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। क्लियर एवरीवन, क्या होता है क्लोनिंग वेक्टर? अगर आपके माइंड में ये जो क्लोनिंग वेक्टर क्या है वो क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम प्लाज्मिड एंड, पहले क्या होता है, अभी तो बहुत सारे आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर बन चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हम यूज करते थे क्लोनिंग वेक्टर जो नेचुरल होता था। तो वो क्लोनिंग वेक्टर कौन सा था? वो था प्लाज्मिड, और दूसरा था वो था बैक्टीरियोफेज। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो प्लाज्मिड एंड ये जो बैक्टीरियोफेज वो क्या होता है। तो ये जो प्लाज्मिड क्या है, तो ये जो प्लाज्मिड है वो क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, समझो कि एक इकोलाई बैक्टीरिया है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास 2 डीएनए होता है। वन उनका खुद का डीएनए है, जिसको हम बोलेंगे उनका क्रोमोसोमल डीएनए, और दूसरा उनके पास एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है। ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि सर्कुलर है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि वो एक वायरस है, उनके पास डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये उनका प्रोटीन कोड है। और ये क्या करते हैं, वो इन्फेक्शन करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। तो समझो कि यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, तो वो इन्फेक्शन किस में करेंगे? बैक्टीरिया में। कैसे करेंगे? तो ये यहाँ पे उनका जो खुद का डीएनए है उनको बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में छोड़ देंगे, और वहां पे क्या होगा, ये जो डीएनए है किसका डीएनए है? बैक्टीरियोफेज का डीएनए। तो हम लिख लेते हैं ये वायरस डीएनए है। तो ये वायरस डीएनए यहाँ पे क्या करेगा? वो सेल्फ रेप्लिकेट होगा। तो अभी मैंने बोला कि हम प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज को ही क्यों क्लोनिंग वेक्टर में यूज करते थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उनकी क्या थी? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ये दोनों है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अगर ये प्लाज्मिड को यहाँ से मैं निकाल दूं और एक बैक्टीरिया में उनको डाल दूं तो वहां पे भी वो सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। यहाँ पे भी ये बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोमल डीएनए है उनका किसी भी कंट्रोल के बिना ये सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता है। तो प्लाज्मिड को हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ये जो वायरस डीएनए है वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी उनकी ये है कि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इसलिए हम उनका एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं ये जो प्लाज्मिड है, तो वन प्लाज्मिड हमें कितनी कॉपी दे सकता है? तो वन प्लाज्मिड 1 to 2 कॉपीज हमें देगा पर सेल। और सम प्लाज्मिड जो होते हैं वो हमें कॉपी देते हैं 15 to 100 पर सेल। अगर मैं बात करूं बैक्टीरियोफेज,
तो ये जो बैक्टीरियोफेज है वो हमें हायर नंबर ऑफ कॉपीज देते हैं पर सेल। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि पहले हम नेचुरल प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज का ही एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते थे। क्यों यूज करते थे? क्योंकि वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेकंड कि वो हमें यहाँ पे प्लाज्मिड थोड़ा इनकी कंपैरिजन में थोड़ी लेस नंबर ऑफ कॉपी हमें देता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज हमें हायर नंबर ऑफ कॉपी देता है, तो इसलिए हम उनको एज अ बैक्टीरियोफेज यूज करते थे। क्लियर एवरीवन? अभी क्या हो चुका है कि जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है, तो अभी क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट हमें स्मॉल अमाउंट में नहीं चाहिए, हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए लार्ज अमाउंट में। तो लार्ज अमाउंट में हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी कॉपी भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि बायोटेक्नोलॉजी में न्यू मतलब बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर को आर्टिफिशियली क्रिएट किया, प्रोड्यूस किया। तो वैसे उनका सम एग्जांपल में अगर बात करूं तो आर्टिफिशियली यूज बनाए गए हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल, ये जो सब है ये क्या है? आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। और अभी अभी हम आगे देखेंगे कि PBR322, PUC19 ये सभी जो है वो भी आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। ऐसे क्लोनिंग वेक्टर साइंटिस्ट ने क्रिएट किए कि वो हमें हायर नंबर ऑफ कॉपी हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट की दे सके। ओके, तो ये बात हो गई क्लोनिंग वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? क्लोनिंग वेक्टर एक व्हीकल है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करता है, उनको होस्ट सेल में ले जाता है जहां पे हमें उनकी कॉपी मिलेगी। ओके, फिर हमने देखा कि हम क्यों प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते थे। तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, दूसरा वो हमें होस्ट सेल में जाके कॉपी देता है। तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज का हायर नंबर ऑफ कॉपी देता है कंपैरिजन टू प्लाज्मिड। तो ये जो है दो मेन प्रॉपर्टी की वजह से हम उनका एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। अगर हमें कोई क्लोनिंग वेक्टर को एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करना है तो उनके पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो फर्स्ट हम बात करेंगे साइज के बारे में। जितनी क्लोनिंग वेक्टर की साइज कम होगी उतना हमें उनको इजी हैंडल करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्मॉल साइज प्रीफर, क्यों? इजी टू हैंडल। तो ये उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो वो स्मॉल साइज का होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ORI, ORI मीन्स क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस क्या होती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस क्या होती है कि समझो कि ये एक क्लोनिंग वेक्टर है, तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर है उनमें ऐसे ORI भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहां से वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उस लोकेशन उस सीक्वेंस से क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इसलिए उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस भी होना चाहिए। दूसरा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस क्या करते हैं? तो वो क्या करते हैं? कंट्रोल द कॉपी ऑफ लिंक ओरिजिन डीएनए। उनकी कॉपी को भी मतलब कितने नंबर ऑफ कॉपी बनानी है उनको भी कंट्रोल करता है। अगर आपको मैनी मोर नंबर ऑफ कॉपी चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ओरिजिन डीएनए की, तो आपको ऐसा क्लोनिंग वेक्टर चूज करना पड़ेगा कि वो वहां पे जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो हायर नंबर कॉपी को सपोर्ट कर सके। तो हम लिख देते हैं कि इफ यू वांट to many more copies recover,
प्रीफर करेंगे ताकि हम उनको इजीली हैंडल कर सके। सेकंड है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस भी होना चाहिए क्योंकि रेप्लिकेशंस वहाँ पे स्टार्ट होता है और वो जो हमारा फॉरेन डीएनए की कॉपी हमें चाहिए उन कॉपी का के नंबर को भी कंट्रोल करता है। अगर हमें चाहिए कि हमें ज़्यादा कॉपी बनानी है तो हमें ऐसा क्लोनिंग वेक्टर चूज करना पड़ेगा, उसमें ऐसा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होना चाहिए कि वो हायर नंबर को भी सपोर्ट करता हो। क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। उनकी थर्ड प्रॉपर्टी है क्लोनिंग साइट, दूसरा हम बोलेंगे उनको रिकॉग्निशन साइट। तो अगर स्टूडेंट्स आपने एक क्लोनिंग वेक्टर चूज किया, इस क्लोनिंग वेक्टर के साथ आपको ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, लिंक करना है। जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, लिंक करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इससे और इससे वन टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आपको ऐसा रेस्ट्रिक्शन मतलब ऐसा क्लोनिंग वेक्टर चूज करना है कि जिसमें जो भी आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं उनकी सिंगल रिकॉग्निशन साइट हो। समझो कि आपने यूज किया है BAM-H1 क्लोनिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उनकी यहाँ पे एक ही उनकी रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। ऐसा होने से क्या होता है कि जो हम जो क्लोनिंग कर रहे हैं वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर आपने ऐसा क्लोनिंग वेक्टर चूज कर लिया जिसमें हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें चाहिए तो उनकी रिकॉग्निशन साइट मोर देन 1 हो। ये क्या है, उनकी रिकॉग्निशन साइट कितनी है, तो वो है मोर देन 1। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो क्लोनिंग वेक्टर है तो ये क्लोनिंग वेक्टर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फ्रैगमेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो क्लोनिंग है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड। तो रिकॉग्निशन साइट मींस क्या होती है कि जहाँ पे मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनका यहाँ पे सीक्वेंस होता है, तो वो साइट है उनको हम बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो आपको ऐसा क्लोनिंग वेक्टर चूज करना है कि वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, फॉर एग्जांपल BAM-H1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो यहाँ पे उनकी रिकॉग्निशन साइट भी सिंगल ही होनी चाहिए। जो सिंगल होगी तभी क्या होगा कि जो क्लोनिंग है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। अगर उसमें रिकॉग्निशन साइट मोर देन 1 है तो क्या होगा कि उनके ऐसे बहुत सारे फ्रैगमेंट बन जाएंगे, तो हमारे लिए क्लोनिंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सिंगल रिकॉग्निशन साइट की होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। क्लियर एवरीवन? ये है उनकी थर्ड प्रॉपर्टी क्लोनिंग वेक्टर की। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करो जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तो क्या होता है सिलेक्टेबल मार्कर, विच हेल्प इन आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए हमको हेल्प करेगा कि समझो कि हमारे पास ये क्लोनिंग वेक्टर है और दूसरा भी हमारे पास ये क्लोनिंग वेक्टर है, लेकिन ये जो क्लोनिंग वेक्टर है जहां पे हमने लिंक कर दिया है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब हम क्या करेंगे कि हम उनको होस्ट सेल, ये होस्ट सेल, उसमें हम उनकी एंट्री करेंगे। तो हमने तो ये सब टेस्ट ट्यूब में ये दोनों को डाल के रखा है, हम उनको एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है
ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसमें नहीं गया, सिर्फ इसमें ही गया है, इस बैक्टीरिया में ही ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है। तो ये जो इसमें नहीं गया है जिसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट, और दूसरा हम नॉन रिकॉम्बिनेंट, दूसरा हम बोलेंगे उनको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसमें गया है जिसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट, और दूसरा हम बोलेंगे उनको ट्रांसफॉर्मेंट। तो पहले ये क्लियर कर लो कि जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला क्लोनिंग वेक्टर एंटर हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट, जिसमें नहीं गया है उनको बोलते हैं हम नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, विच हेल्प द आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फिर क्या करता है कि आइडेंटिफाई यहाँ पे ही लिख देते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट। फिर क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, एलिमिनेट, एलिमिनेट करेगा किसको, नॉन रिकॉम्बिनेंट को, नॉन रिकॉम्बिनेंट को वो एलिमिनेट करेगा और सिलेक्ट करेगा किसको, तो वो सिलेक्ट करेगा रिकॉम्बिनेंट को, और सिलेक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, वो परमिटेड टू ग्रोथ। तो यहाँ पे जो सिलेक्टेबल मार्कर, जो भी क्लोनिंग वेक्टर हम चूज करें तो उसके पास सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए कि जो हमें हेल्प कर सके कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, उनको आइडेंटिफाई करें, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उनको एलिमिनेट कर देंगे और सिलेक्ट करेंगे किसको, रिकॉम्बिनेंट को ग्रोथ करने के लिए। तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसमें क्लोनिंग वेक्टर में। अब हम बात करते हैं कि हम सिलेक्टेबल मार्कर किसे यूज करते हैं। तो हम एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम एज अ सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं। जनरली एंटीबायोटिक कौन सी होती है, क्यों, मतलब ऐसे जीन को ही हम, मतलब ऐसे क्लोनिंग वेक्टर में ऐसा जीन भी होना चाहिए, क्यों ऐसा जीन होना चाहिए, क्योंकि ये जो जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अगेंस्ट, एक्टिव अगेंस्ट एंटीबायोटिक, एक्टिव अगेंस्ट क्या है, एंटीबायोटिक। कौन से एंटीबायोटिक हो सकती है, तो वो हो सकती है एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, ऐसे एंटीबायोटिक। क्लियर एवरीवन। थर्ड प्रॉपर्टी कि जो क्लोनिंग वेक्टर हम चूज करें उसमें सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर हम यूज करेंगे कि उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक जीन्स जो है वो क्या करेंगे, वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एक्टिव हो जाते हैं। उनकी वजह से हमको आसान हो जाएगा कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा बैक्टीरिया, मतलब रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा, उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। क्लियर एवरीवन। तो ये उनकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोनिंग वेक्टर जिसका नाम है PBR322, जो कि वो फर्स्ट सिंथेटिक और सिंथेटिक क्लोनिंग वेक्टर है जो साइंटिस्ट ने कंस्ट्रक्ट किया था। कब कंस्ट्रक्टेड किया था, तो उनको कंस्ट्रक्टेड किया था 1977।
सबसे पहले हम उनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा क्या है, ये क्या है, PBr322 क्लोनिंग वेक्टर है। उनका अगर नोमेनक्लेचर की हम बात करें तो यहाँ पे P फॉर प्लाज्मिड होता है, Br मीन्स जिसने उनको कंस्ट्रक्टेड किया है, तो उस साइंटिस्ट का नाम है बोलीवर एंड रोड्रिगज। ये जो 322 जो एक नंबर है वो है न्यूमेरिकल ऑफ डिजाइनेशन, जिसका मतलब हम जब कोई क्लोनिंग वेक्टर बना रहे हैं तो उसका जब जो नंबर आता है ये नंबर, तो ये 322 उनका नंबर है। समझ में आया? तो ये उनका नोमेनक्लेचर है। 1977 में उनको कंस्ट्रक्टेड किया गया था, कहाँ पे, तो हर्बर्ट बॉयल लैब ऑफ द हर्बर्ट बॉयल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। अगर मैं इस PBr322 की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड क्लोनिंग वेक्टर है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे मोस्ट स्टडी, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मोस्ट स्टडी क्लोनिंग वेक्टर है PBr322। उनके पास एक कितना लंबा है, तो उनके वो 4362 बेस पे जितना लॉन्ग है ये क्लोनिंग वेक्टर। यहाँ पे अगर हम ये क्लोनिंग वेक्टर को देखें तो यहाँ पे ये जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। यहाँ पे है ROP। ROP मीन्स क्या होता है? ROP मीन्स होता है रिप्रेशन ऑफ प्रोटीन, प्राइमर, रिप्रेशन ऑफ प्राइमर। ये क्या करता है? ये करता है कंट्रोल द कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कॉपी ऑफ रेप्लिकेशन, सिंपल हम ऐसे लिख देते हैं। उनको कंट्रोल करता है। ORI वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। कैसे वर्क करता होगा, तो हम अगर उनकी बात करें तो रिप्रेशन ऑफ प्राइमर में क्या होता है कि वो यहाँ पे लिखते हैं ROP, वो इनहेंस करता है इंटरेक्शन बिटवीन RNA1 एंड RNA2। ये कैसे? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, समझो कि ये हमारा DNA है, आपको दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, चलो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ROP। ROP क्या करेगा कि समझो कि ये जो है हमारा DNA का यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है 3 days to 5 days, 5 days to 3 days। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आता है? यहाँ पे आता है RNA प्राइमर। तो यहाँ पे जो RNA2 है वो एक्ट करता है एज अ RNA प्राइमर। तो वो RNA प्राइमर यहाँ पे जाके बाइंड होगा, फिर यहाँ पे कौन आएगा? फिर यहाँ पे आएगा DNA पॉलीमरेज। वो DNA पॉलीमरेज क्या करेगा? वो रेप्लिकेशंस करवाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो RNA2 है, ये क्या है? RNA2। तो जो RNA1 है वो उनका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो RNA1 जो है वो क्या करेगा? RNA2 के साथ जाके बाइंड करेगा। तो ये RNA2 जो है वो यहाँ आके बाइंड नहीं हो सकता और यहाँ से भी रेप्लिकेशंस ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे ROP वर्क करता है कि ऐसे वो कंट्रोल करता है रेप्लिकेशंस को। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, सॉरी 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। फर्स्ट है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जीन है। यहाँ पे अगर मैं ये पूरे PBr322 की बात करूँ तो उनके पास टोटल 40 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। कितनी? 40। यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जीन है वहाँ पे 11 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट है और जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है उनके पास 9 रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो ये है PBr322।
यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे ये टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जिन है उनके पास टोटल कितनी, तो उनके पास 11 टोटल 11 डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट है और यहाँ पे 9, और अगर पूरे में बात करो तो कितनी है 40 है। यहाँ पे कुछ टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जिनके पास कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, बाम H1, साल1, उनका नाम दिया गया है। यहाँ पे इको RI1 પછી PV1 एंड PS2 ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उनकी यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट है। तो ये बात हो गई PBr22, वो फर्स्ट आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड सिंथेटिक PBr322 है। और साइंटिस्ट ने ये जो पूरा PBr322 का पूरे सभी बेस पेयर के सीक्वेंस को स्टडी किया है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर एवरीवन? चलो अब आगे देखते हैं। अभी मैंने बोला कि जो क्लोनिंग वेक्टर होता है तो उनके पास सिलेक्टेबल मार्कर भी होना चाहिए। तो वो कैसे वर्क करता है उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। समझो कि ये जो है वो हमारा पूरा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है। ये डीएनए का ये हमारा डीएनए है और ये डीएनए है, उसके पास यहाँ पे ये डीएनए फ्रेगमेंट है कि जिसकी हमें कॉपी चाहिए, तो उनको हम बोलेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि फॉरेजियन डीएनए। यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लोनिंग वेक्टर यूज कर रहे हैं। समझो कि हमने क्लोनिंग वेक्टर यूज किया है, वो कौन सा है, वो है PBr322। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, और ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। दूसरा यहाँ पे है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। चलो आगे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि समझो हमने यूज कर लिया यहाँ पे बाम H1, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उनके रिकॉग्निशन साइट है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें उसको ये PBr322 को भी डाल देंगे और ये हमारा पूरा डीएनए को भी डाल देंगे। फिर हम उसमें ऐड करेंगे बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। स्टूडेंट एक बात आपको याद रखनी है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही हम यूज करेंगे जब हम ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस कर रहे हैं तब। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डाला, यहाँ पे कुछ और डाला, तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशंस यानी कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो क्लोनिंग वेक्टर में लिंक होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही यूज करना है। तो यहाँ पे समझो ये क्लोनिंग वेक्टर है, यहाँ पे हमारा पूरा डीएनए। फिर हम उनमें ऐड कर देंगे डीएनए लाइगेज। सोचो हमने डीएनए लाइगेज एंजाइम क्यों ऐड किया, क्योंकि ये जो एंजाइम है वो डीएनए को क्या करता है, बाइंड करता है, इसकी वजह से। तो हमने ये दोनों डाल दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है? फर्स्ट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे एक बार बोलो, यहाँ पे फिर हम ऐड करेंगे 1 मिनट, और क्या ऐड करेंगे, और हम ऐड करेंगे यहाँ पे बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया ऐड किया है? इकोलाई बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ये भी हो सकता है कि समझो क्या हो सकता है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे जैसा ओरिजिनल एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, लेकिन यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन रीजन है, ये टेट्रासाइक्लिन
वहां पे आ गया है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये हमारा है ओरिजिनल PBR322। समझना में क्या समझा रहे हैं। सबसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हमारा पूरा डीएनए है ये क्लोनिंग वेक्टर है, तो उनको हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे डीएनए लाइगेज, ताकि जहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना है तो वहां पे उनका वो ऐड हो सके, बाइंड हो सके। तो यहाँ पे टू पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सके कि ये जैसा है वैसा ही रहा PBR32। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंट जीन पे BAM-H1 ने कट, मतलब उनकी रिकॉग्निशन साइट थे, तो वहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बाइंड हो चुका, तो ये टू पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब क्या होगा कि जब हम उसमें इकोलाई बैक्टीरिया ऐड करेंगे तो हमें थ्री पॉसिबिलिटी मिलती है। कौन सी? तो पहली पॉसिबिलिटी ये है, थ्री पॉसिबिलिटी मिलती है, कौन सी वो हम आगे देखते हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये मिलती है कि यहाँ पे जो इकोलाई बैक्टीरिया है उनका ये सर्कुलर बैक्टीरिया है। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात ये बताना भूल गई थी कि जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो बेस्ड होस्ट सेल है, लेकिन उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैंने बोल दिया क्योंकि मैं सिलेक्टेबल मार्कर में वो बात बताना भूल गई थी, इसलिए। तो यहाँ पे थ्री पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो बैक्टीरिया है उसमें ये दोनों में से कोई भी आया नहीं है, तो ये क्या है, ये है नॉन ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया है, यहाँ पे क्लोनिंग फैक्टर प्लस आया है, लेकिन जैसा ओरिजिनल था वैसा ही आया है। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जीन भी है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है। यहाँ पे थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है, तो यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और यहाँ पे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि टेट्रासाइक्लिक रेजिस्टेंस जीन में ऐड हुआ है तो वो भी आया है। तो ये थ्री पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें उनकी एंट्री हुई है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर। तो ये थ्री पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमें क्या करना है कि ये जो थ्री पॉसिबिलिटी है, ये थ्री पॉसिबिलिटी है, तो वो तो अभी तो हम क्या है, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हमको ये दिखाई नहीं दे रहा कि किस बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट गया है, किसमें नहीं गया है, किसमें ओरिजिनल गया है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मास्टर प्लेट बनाएंगे। ये मास्टर प्लेट में हम न्यूट्रिशन मीडिया तो ऐड करेंगे, लेकिन हम उसमें ऐड करेंगे एंटीबायोटिक जिसका नाम है एम्पिसिलिन। तो यहाँ पे मैंने एंटीबायोटिक भी ऐड की है, एम्पिसिलिन। फिर हम ये सभी बैक्टीरिया को इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जिसमें कोई भी जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उनके पास नहीं है, तो वो ग्रो नहीं करेगा, तो यहाँ पे उनकी कॉलोनी अपीयरेंस नहीं होगी। ये दोनों के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो ये दोनों वहां पे ग्रो कर जाएंगे, तो यहाँ पे हमको इन दोनों की कॉलोनी मिलेगी। समझ में आया? तो यहाँ से हमको एम्पिसिलिन ने क्या आइडेंटिफाई करके दिया कि कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से किसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है और किसमें ओरिजिनल गया है। तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड स्टेप करेंगे, तो हम भी यहाँ पे भी एक सेकंड प्लेट यूज करेंगे, यहाँ पे भी न्यूट्रिशंस मीडिया ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम और एक एंटीबायोटिक ऐड करते हैं जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन।
तो हमने यहाँ टेट्रासाइक्लिन ऐड कर दिया, हमने ये दोनों बैक्टीरिया को भी यहाँ ऐड कर दिया। अब होगा क्या, तो यहाँ पे आप देखो इस बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, तो यहाँ उनका ग्रो होगा, तो यहाँ पे उनकी कॉलोनी हमें मिलेगी। लेकिन ये जो है उनके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में ऐड हुआ है, इंसर्ट हुआ है, उनकी वजह से वो डीएक्टिवेट हो गया है, तो वहां पे ये ग्रो नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पे ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो टेट्रासाइक्लिन की वजह से हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन जो है वो रिकॉम्बिनेट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेट है। तो इसलिए जो क्लोनिंग वेक्टर हम चूज करते हैं उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी एज अ सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके कौन रिकॉम्बिनेट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेट। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे ऐसे हम एक्सपेरिमेंट करके ये आइडेंटिफाई करते हैं। अब स्टूडेंट होता क्या है, यहाँ पे हमने 2 स्टेप में प्रोसेस की। पहले तो हमने ये प्रोसेस तो कर दी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट हमने एम्पिसिलिन वाली मास्टर प्लेट बनाई, फिर हमने साइमल्टेनियसली तुरंत ही कौन सी वाली, तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक वाली मास्टर प्लेट बनानी पड़ी। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कुछ, यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। इन केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हेल्प इन द सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर, किसने हेल्प की, एम्पिसिलिन। और जो दूसरा एंटीबायोटिक है उसने हेल्प की किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसने हेल्प की सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट, वो कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। अभी मैंने बोला कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा सिलेक्टेबल मार्कर डेवलप करेंगे कि वो हमें कलर प्रोड्यूस करे, कलर प्रोड्यूस करके हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे कि कौन सा रिकॉम्बिनेट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेट है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे इंसर्टेशन ऑफ इनएक्टिवेशन। यहाँ पे हम एक मेथड पढ़ने वाले हैं जिस टेस्ट को हम बोलते हैं व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग। तो ये क्या होता है, तो हमने क्या किया कि जो आगे वाली प्रोसेस में जो हमने सिलेक्टेबल मार्कर यूज किया था तो वो टाइम कंज्यूमिंग था, 2 प्लेट को साइमल्टेनियसली फटाफट से करना पड़ा। तो हम कुछ ऐसा सिलेक्टेबल मार्कर डेवलप करेंगे कि वो हमें, कैसा सिलेक्टेबल मार्कर, कि वो हमें क्या करके, क्या डिफरेंशिएट करके दे, विच डिफरेंशिएट recombinant and non-recombinant on the basis of ability to produce color in presence of chromogenic substrate। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यानी कि कलर कंपाउंड है जो क्या करता है कि वो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, हमें कलर प्रोड्यूस करके देता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो हम कुछ ऐसा क्रोमोसोमिक सबस्ट्रेट का यूज करेंगे कि वो हमें कलर प्रोड्यूस करके देगा कि ये जो है वो रिकॉम्बिनेट है और नॉन रिकॉम्बिनेट है। क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी समझो कि ये जो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम बाइंड कर देंगे किसके साथ, क्लोनिंग वेक्टर के साथ। तो समझो मैंने एक क्लोनिंग वेक्टर लिया है, इस क्लोनिंग वेक्टर में ये ORI है, यहाँ पे लैक्जेड जनीन है, सॉरी लैक्जेड जीन है, और यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है।
यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है, वो है EcoRI1, BAMH1, HIND2 जैसे कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये जो क्लोनिंग वेक्टर है वो है PUC90। P फॉर प्लाज्मिड, U फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड 19 जो है वो नंबर है। तो ये क्लोनिंग वेक्टर हमने यूज किया। ये लेगजेट जनिन क्या करता है, तो वो एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये एंजाइम क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन ऑफ लैक्टोज, और लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है किस में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो पहले ये बात क्लियर करो कि यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन क्लोनिंग वेक्टर हमने यूज किया है PUC19। उनके पास एक जीन है जिसका नाम है लैक्जेट जीन। वो जीन क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, वो डाइजेस्ट करेगा लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐसे टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, वहाँ पे हम ऐड करेंगे ये HIND2। समझो हमने HIND2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड किया, DNA लाइगेज को भी ऐड किया। तो यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वहाँ पे जैसा ओरिजिनल है वहाँ पे वैसा ओरिजिनल गया, यानी कि यहाँ पे लैक्जेट जनिन भी है, जीन भी है, और यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में शॉर्ट में लिखूंगी RD। तो यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, और यहाँ पे हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐड हुआ है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड होने की वजह से ये जो है लैक्जेट जनिन जीन वो डीएक्टिवेट हो गया, तो जिसको हम बोलते हैं इंसर्टेशन ऑफ इनएक्टिवेशन। वो इनएक्टिव हो गया है, वो डीएक्टिवेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि हमने आगे देखा था कि यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो इकोलाई बैक्टीरिया में हम उनको एंटर करेंगे, तो फर्स्ट ऐसा है कि जो इसमें कोई भी नहीं गया है, तो वो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और इसमें ओरिजिनल गया है और उसमें रिकॉम्बिनेंट गया है। तो यहाँ पे भी ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, जो टीन है वो तीनों में से हमको फटाफट से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे हम मास्टर प्लेट बनाएंगे। यहाँ पे हम उनमें न्यूट्रिशंस मीडिया ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या ऐड करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एंटीबायोटिक ऐड करेंगे एम्पिसिलिन। दूसरा हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम क्रोमोसोमिक सब्सटेंस ऐड करेंगे जिसका नाम है एक्सजेल। एक्सजेल क्या है, वो है एनालॉग एनालॉग्स ऑफ लैक्टोज। और दूसरा हम बोल सकते हैं वो है उनका फंक्शनल मिमिक। किसका तो वो लैक्टोज का है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, तो उसमें तो ये कोई भी गया नहीं, मतलब उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा। यहाँ पे ये जो गया है तो उनके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो वो ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, यहाँ पे लैक्जेट जीन भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये उसमें ओरिजिनल क्लोनिंग वेक्टर गया है, तो उनके पास दोनों जीन है,
तो उसने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन ने भी क्या कर दिया, इस एम्पिसिलिन को हरा दिया। दूसरा, यहाँ पे लैक्टेज जीन भी है, तो लैक्टेज जीन ने क्या किया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी बनाया और उसने क्या किया कि लैक्टोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। तो उनका कलर प्रोड्यूस करने के लिए हमने यहाँ पे ऐड किया है एक्सचेल। एक्सचेल क्या करेगा, जैसे भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है तो उनके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा और बीटा गैलेक्टोसाइड जो भी रिएक्शंस देगा उसमें वो कलर प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे ये जो है उनकी यहाँ पे हमें ब्लू कॉलोनी मिलेगी। कौन सी कॉलोनी मिलेगी, मैं यहाँ पे कलर और इस ऐसे ब्लू कॉलोनी मिलेगी। और यहाँ पे हमको ये जो एंजाइम है, तो यहाँ पे एम्पिसिलिन के साथ तो वो उनके पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है तो वो भी ग्रो कर जाएगा, लेकिन उनके पास लैक्टेज जनिन डीएक्टिवेट हो चुका है इसलिए वो कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमको उनकी कॉलोनी जो मिलेगी कौन सी मिलेगी, व्हाइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा स्टूडेंट, एक ही स्टेप में हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन रिकॉम्बिनेट है और कौन नॉन रिकॉम्बिनेट है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग। क्लियर एवरीवन? क्या किया, यहाँ पे हमने एक क्लोनिंग वेक्टर यूज किया, लेकिन यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को यूज किया है जिसका नाम है क्रोमोसोमिक एक्सचेंज, जो कि लैक्टोज का एलोटोप है। तो वो रिएक्ट कर जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के साथ और जो भी रिएक्शंस करेगा उसमें वो कलर प्रोड्यूस करेगा। तो उसके पास ये जीन है इसलिए यहाँ पे कलर प्रोड्यूस हुआ, उसके पास ये जीन नहीं है इसलिए यहाँ पे कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ द इंसर्ट रिजल्ट इनटू द इंसर्टेशन एक्टिवेशन बीटा गैलेक्टोसाइडेज gene and colony do not produce any color. These are identified as a recombinant colony. Clear? चलो अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन प्लांट। तो स्टूडेंट क्या होता है, तो यहाँ पे हम जो क्लोनिंग वेक्टर यूज करने वाले हैं जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड मींस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एगोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, ये बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया के पास अपना खुद का क्रोमोसोमल डीएनए है, दूसरा उनके पास एक प्लाज्मिड जिसको हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। अगर मैं ये टीआई प्लाज्मिड की बात करूँ, ये टीआई प्लाज्मिड की, तो ये जो टीआई प्लाज्मिड के अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो उनके पास यहाँ पे ये जो रीजन है, यहाँ पे उस रीजन पे जीन अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं टीडीएनए। टीडीएनए के पास जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है उनकी भी रिकॉग्निशन साइट है। समझो कि यहाँ पे साइटोकाइनिन की है, यहाँ पे ऑक्सिन की है, तो ऐसे उनके पास रिकॉग्निशन साइट भी है और यहाँ पे उनके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस भी है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया किसी प्लांट सेल, समझो कि ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल को इन्फेक्टेड करते हैं तो ये प्लाज्मिड उसमें से उनका जो समझो ये जो टीडीएनए है, तो ये टीडीएनए को उसमें एंटर करेगा। कहाँ पे, ये प्लाज्मिड का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे पहले टीडीएनए यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे वो चला आएगा टीडीएनए कहाँ पे, प्लांट के न्यूक्लियस में टीडीएनए। ये टीडीएनए ये प्लांट का खुद का डीएनए होता है उनका, ये है प्लांट डीएनए, उनके साथ बाइंड करेगा और यहाँ पे इस जो प्लांट सेल है उनको ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट कर देगा, तो ये जो टीडीएनए वो प्लांट डीएनए के साथ
बाइंड हो जाता है और कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करता है कि वो पैथोजन के लिए रिक्वायर है और ये प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट है उनके जो रूट है उसमें ऐसे ट्यूमर बन जाती है। तो ये एकोबैक्टीरियम ये काम करता है। अब हम उनको बायोटेक्नोलॉजी में कैसे यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, समझो कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे ये प्लाज्मिड को ऐसे बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर देंगे। बाद में हम क्या करेंगे उसको, ये प्लांट सेल है, समझो कि ये प्लांट सेल है, तो उसमें यहाँ पे उनकी एंट्री करेंगे। यहाँ पे हमने टीआई प्लाज्मिड की ही एंट्री की है, सॉरी 1 मिनट, हम क्या करेंगे 1 मिनट इसी तरीके से आपको समझाती हूँ। हम क्या करेंगे कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उनको टीडीएनए में इंसर्ट कर देंगे, फिर इस प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, ये जो बैक्टीरिया है उसमें उनकी एंट्री करवा देंगे और यहाँ पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम क्या करेंगे इस बैक्टीरिया को, हम प्लांट सेल को इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड करेंगे, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो टीडीएनए है, तो ये जो टीडीएनए है उनको प्लांट सेल में एंट्री करेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पे जो टीडीएनए है जो प्लांट सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर रहा था, तो यहाँ पे हमारा टीडीएनए में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाता है। डीएक्टिवेट तो हो गया, लेकिन हमने फिर उस बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड किया किसको, प्लांट सेल में, तो वो टीडीएनए प्लांट सेल में भी चला गया, और यहाँ पे हमारा प्लांट का जो न्यूक्लियस है उनका खुद का डीएनए है, तो उस डीएनए के साथ भी वो बाइंड हो गया। अब जो यहाँ से प्लांट ग्रो होगा उसमें क्या होगी, तो उसमें होगी न्यू वैरायटी जो कि हमें चाहिए। तो ऐसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज प्लांट सेल में भी किया। क्या किया, टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए के साथ हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, फिर उस बैक्टीरिया को हमने प्लांट सेल को इन्फेक्टेड करने के लिए रख दिया, तो उसने टीडीएनए को एंटर कर दिया प्लांट सेल में। अब उस प्लांट सेल से जो प्लांट ग्रो होगा उसमें हमें कुछ न्यू वैरायटी देखने को मिलेगी। क्लियर एवरीवन? तो ये तो बात हो गई प्लांट की। अब हम बात करते हैं इन एनिमल। तो यहाँ पे डायग्राम से ही हम समझ लेते हैं। एनिमल में हम जनरली यूज करते हैं रिट्रोवायरस को एज अ क्लोनिंग वेक्टर। तो पहले हम रिट्रोवायरस की मैकेनिज्म को समझते हैं कि वो कैसे एनिमल सेल को इन्फेक्टेड करता है। तो समझो कि ये रिट्रोवायरस है, तो ये जो वायरस है वो अपना वायरल डीएनए, अपना जो वायरल डीएनए है वो ये एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में उनको छोड़ देगा। यहाँ पे प्रेजेंट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो वायरल डीएनए नहीं होता, वायरल आरएनए होता है, वायरल आरएनए, ये वायरल आरएनए है। ये जो रिट्रोवायरस है उनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए, तो जब वो एनिमल सेल को इन्फेक्टेड करेगा तो उनका वायरल आरएनए को वो रिलीज कर देगा, कहाँ पे, एनिमल के साइटोप्लाज्म में। एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो एंजाइम क्या करेंगे, तो वो ये जो वायरल आरएनए को कन्वर्ट कर देंगे डीएनए में। तो उसने ऐसे कन्वर्ट कर दिया डबल स्ट्रैंड डीएनए में। अब क्या होगा, ये जो डीएनए है, तो ये जो डीएनए है वो कहाँ चला जाएगा, ये डीएनए चला जाएगा प्लांट एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। वहां पे एनिमल सेल के न्यूक्लियस में जो खुद का एनिमल का डीएनए उनके साथ बाइंड कर देगा, रेप्लिकेशंस करके उनकी कॉपी बना लेगा।
डीएनए में से आरएनए भी कन्वर्ट हो जाएगा, फिर चलाया जाएगा कहाँ पे, दूसरे सेल के पास। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिट्रोवायरस का जो वायरल आरएनए है उसके साथ हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाइंड कर देंगे। बाइंड करने के तो पूरी प्रोसेस होगी। तो पहला तो क्या करेगा कि ये जो वायरल आरएनए उनकी एंट्री होगी एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में, वहां पे वो वायरल डीएनए में कन्वर्ट होगा। वायरल डीएनए में कन्वर्ट होगा लेकिन उसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, चला जाएगा न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में वो रेप्लिकेट भी हो जाएगा, कॉपी भी बन जाएगी। तो हमें जो कॉपी मिलनी चाहिए वो भी कॉपी हमें मिल जाएगी। तो ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एनिमल में भी यूज हो रही है। क्लियर एवरीवन? तो आज हमने क्या क्या स्टडी किया, लेक्चर थोड़ा लंबा रहा है तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पूरा टॉपिक को कवर करना था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि हम क्यों प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज को एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट होती है उनकी साइज, सेकंड होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस, थर्ड है उनकी रिकॉग्निशन साइट, फोर्थ होता है उनके पास सिलेक्टिकल मार्कर, मतलब कि उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होना चाहिए। ये उनकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। पर फिर हमने देखा PBR32 क्लोनिंग वेक्टर के बारे में। फिर हमने देखा कि हमने जो बोला कि उनको सिलेक्टिबल मार्कर, उनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होना चाहिए, तो वो कैसे वर्क करता है उनके बारे में देखा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लंबी प्रोसेस है, तो उनको शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने वाइड स्क्रीनिंग टेस्ट को यूज करके हमने पढ़ा इंसर्टेशन ऑफ इनएक्टिवेशन। इंसर्टेशन ऑफ इनएक्टिवेशन का मीनिंग ये होता है कि जो हमारे वेक्टर के पास जीन है उसमें अगर हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि फ्लोरेसेंट डीएनए को इंसर्ट कर दे तो वो इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंसर्टेशन ऑफ इनएक्टिवेशन। फिर हमने पढ़ा कैसे एनिमल प्लांट सेल में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फिर हमने देखा कैसे हम एनिमल सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलो, थैंक यू एवरीवन।